बहुत ज़बरदस्त आपका जवाब। अच्छा, एक अपडेट इससे पहले कि मैं सुपर चैट लूँ, नूरिया जी 3.09 के सब्सक्राइबर्स, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। शुक्रिया, थैंक यू सो Let's मच। let's see if we can cross 4,000 today. By the end of this stream. That would Uh, be a result. Wow. feeling good. I was not expecting इतने subscribers, so बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जी। निहाल जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट निहाल जी। आप पूछ रहे हैं क्या अली बाबा अलादीन की कहानी इस्लामिक है या दूसरे रिलीजन से कॉपी पेस्ट है? मुझे लगता है कि ये अलादीन, अली बाबा, ये सब हदीसों में तो नहीं आता है, जहां तक मुझे पता है। ये बाद में एज अ, यानी वो जो क्या कहते हैं उसको, फेरी टेल जैसी होती है ना, वहां से कुछ आया होगा, क्योंकि हमने भी ये सब कैरेक्टर मूवीज और सीरियल्स में देखे हैं। इन केस आपको कुछ ऐड करना है नूरिया जी इस पे, तो आप भी बोल सकती हैं। नहीं, एक्चुअली आई थिंक या जो आपने कहा बिल्कुल सही। आई थिंक ये मिथोलॉजी से आया है थोड़ा। बाद में जी मैंने इसका जिक्र नहीं देखा कभी हदीस या उसमें। जी बिल्कुल। अ, एक नीरज सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका 400 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली आपके लिए सवाल है नूरिया जी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ग्रूमिंग गैंग्स इन यूके? इज इट अ रियल थ्रेट और जस्ट मिथ? Yeah, तो in terms of grooming gangs, I और think थोड़ा शायद ग्रूमिंग गैंग्स क्या है ये भी बता दीजिए, बिकॉज मुझे भी नहीं समझ में आया ये। जी, basically ये जो I mean it's a very difficult topic because काफ़ी studies हुई हैं इंग्लैंड में grooming gangs के मुताबिक से, लेकिन basically grooming gangs जो होते हैं वो ज़्यादातर, ये सच है कि वो ज़्यादातर मुस्लिम communities में से form होते हैं, and they basically groom they basically are men who would groom young women. So they're grooming women to essentially, like, just, I mean, Islam is the starting point for this, लेकिन जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है ये कभी ये कहना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो डरते हैं कि वो इस्लामोफोबिक ना लेबल हो। लेकिन ग्रूमिंग गैंग्स एसेंशली इंग्लैंड में छोटी बच्चियों पे प्रे करते हैं, and they groom them to in their ways of Islam and to become essentially jo, I don't even want to say it really, but just essentially it's a pedophilic ring which is grooming young girls, and it's a phenomenon jo zyadatar Muslim communities mein ho raha hai, and it's predominantly Pakistani Muslim men jo isme shamil hain, jo obviously ऐसे generalize मैं करना नहीं चाह रही, लेकिन जो हमें reports मिल रही हैं UK से ये facts ये बताते हैं। तो ये काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, लेकिन जो इसके हॉटस्पॉट्स हैं यूके के थ्रू, ज़्यादा जो मुसलमान इमिग्रेंट पॉपुलेशंस हैं, ख़ास तौर पे रीजन्स लाइक ब्रैडफोर्ड एंड पार्ट्स ऑफ मैनचेस्टर वगैरह, इनमें ये ज़्यादा जो मुसलमान नेबरहुड्स हैं, इनके ज़रिए, इनके थ्रू ये ग्रूमिंग गैंग ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, एंड वहाँ पे लोग जो आसपास के जो नेबर्स हैं, जो नॉर्मल सिविलियंस हैं, जो ये साइंस देखते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, वो भी कुछ मतलब कहते नहीं है, क्योंकि इट्स अ कम्युनिटी स्पिरिट, तो इट्स ऑलमोस्ट एम्बेडेड इन सोसाइटी। उस लिहाज से आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ रियल थ्रेट, क्योंकि जब तक हम क्रैक डाउन नहीं करते और जब तक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती इन चीज़ों में, या इतने केसेस होते हैं कि they have to do something, तब तक nobody actually acts on these things, and बहुत सारे इसके जो victims हैं वो कभी forward नहीं आते, वो बहुत young हैं, वो बहुत traumatized होते हैं, उनको पता नहीं है कि उनके साथ हो रहा क्या है। So it's only through these investigations जो हमें actually पता चलता है जो reality है। लेकिन I definitely don't think it's a myth. I think it's a societal problem we have to address. लेकिन the problem is, क्योंकि अगर आप बात करना चाहोगे इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो लोग एक्चुअली जिम्मेदार हैं वो हैं मुसलमान और वो हैं साउथ एशिया से, पुलिस और गवर्नमेंट का डरती है कि हम इस्लामोफोब्स लेबल होंगे, तो हमें बस ये
one off या kind of unique incidents कहना पड़ेगा इसको, लेकिन that's not the case at all. It's definitely a phenomenon. Okay, great. अगला सवाल आपसे नूरिया जी ये है कि what message would you like to give to our audience? I think the message I'd like to give to your audience would probably be more, I think, aimed at Muslims or doubting Muslims. लेकिन जो ख़ास तौर पे जो साउथ एशियन मुल्क हैं, हमें लगता है कि जो भी हमारे जो मसले हैं सोसाइटी में वो कल्चरल हैं या वो किसी कल्चरल वजह से हैं. I'm sorry guys, my flow in Urdu is just not good today. लेकिन हाँ, they basically put down every issue that we have. फर्ज करें जो चाइल्ड मैरिज है जो पाकिस्तान में मदरसों में होता है बच्चों के साथ, ये सारी जो चीज़ें हैं, रेप, अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, चार बीवियों से शादी करना एंड स्टफ, हमें सब पता है कि इस्लाम इजाज़त देती हैं, लेकिन जो मसले होते हैं उसके थ्रू वी थिंक कि ये सिर्फ कल्चरल हैं और ये एक्चुअली I don't know how to say it in Urdu, लेकिन the buck always stops before Islam. और हम इन सब को एक कल्चर का रंग इस पे डालते हैं. कोई एक्चुअली इससे पीछे नहीं जाता एंड सेज एक्चुअली इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में, क्या इस्लाम इस प्रॉब्लम को एग्रवेट कर रहा है, क्या इस्लाम की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा राइफ है, कि क्या ये इस्लाम की वजह से जो जेंडर की इक्वालिटी है वो शुरू से थोड़ी टेढ़ी है. Nobody actually goes back and looks at this connection. तो I would just request कि आप प्लीज़ अपनी ज़ुबान में जो भी है, बेशक अपनी ज़ुबान आप ट्रांसलेशंस पढ़ें. इंटरनेट पे आजकल हर चीज़ मिल रही है. It's the 21st century. And it's in the age of information, ignorance is your choice. आप जाके पढ़ें कि आपकी हैसियत क्या है कुरान में, आपकी हैसियत क्या है हदीस में, आप जैसे औरतों के साथ क्या सलूक हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में. आप ये सोचें, आप ये पढ़ें, आप क्रिटिकली अपने आप के साथ बैठ के, कोई मौलवी इमाम नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं है. आप खुद सोचें कि जो मौलवी 6 साल की बच्ची के साथ शादी कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको इजाज़त कहाँ से मिल रही है. ये सिर्फ कल्चर नहीं दे रहा, ये कोई और चीज़ दे रही है आपको जो आप मानने के लिए तैयार नहीं है. तो मेरा ये मैसेज होगा कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को कल्चर का वो ताना दे के बस छोड़े नहीं. आप एक्चुअली इसके पीछे जाएं और इस्लाम की गहराई में जाएं और आप देखें कि इस्लाम इस सोसाइटी को क्या कर रहा है. एंड इस्लाम और कल्चर दोनों एक्चुअली गुनहगार हैं इसमें. सिर्फ कल्चर ही नहीं है, और इस्लाम इज सच अ बिग पार्ट ऑफ आवर कल्चर. तो आप ये दोनों चीज़ों को सेपरेट नहीं कर सकते. तो मेरा ये मैसेज है कि आप प्लीज़ 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 जाके पढ़ें, अपनी ज़ुबान में पढ़ें और सोचें. जी, बहुत बहुत शुक्रिया नूरिया जी. एक हमारी व्यूअर है जो कि मुस्लिम है, उनका मैसेज एक्चुअली बहुत पीछे रह गया, लेकिन वो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा जो उन्होंने सवाल उठाया था. समवन आईडी है उनका. तो उनका कहना ये है, यानी उन्होंने मैसेज किया था कि जो आपके साथ ट्रेजेडी हुई है, तो यानी उसकी बुनियाद पे चूंकि आपका ईमान कमजोर था, इस वजह से आपने इस्लाम को छोड़ दिया. तो आप किस तरीके से इसका जवाब देंगी? तो मैं ये कहूँगी कि मेरा ईमान कम उस वक्त भी नहीं था. जैसे मैंने कहा, मुझे लगा कि जो मेरे साथ हुआ था वो सिर्फ लीगल कानून और सोसाइटी के की वजह से हुआ था. और ये जो लोग ये कानून इस्तेमाल कर रहे थे मेरे ऊपर, ये सिर्फ आदमी है जो उनको खुद नहीं पता कि इस्लाम क्या है और ये इस्लाम रिप्रेजेंट करते ही नहीं है. तो मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया था कि जो मेरे साथ हुआ ये इस्लाम की वजह से हुआ है. मैं उस वक्त भी मैं एक बिलीविंग मुसलमान औरत थी. लाइक आई लव्ड अल्लाह विद ऑल माय हार्ट. मैं इस बात को मानती थी कि इस्लाम सच है. बस जब मैं वापस आई और ऑब्वियसली चीज़ें सेटल डाउन हुई एंड मैं अब मुझे थेरेपी भी मिली एंड आई जस्ट was able to think कि ओके, अब ये सब कुछ हुआ है, ये लोग कह रहे हैं कि ये शरिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा अल्लाह कभी कहेगा मुझे कि
आपको ज़बरदस्ती अपने शौहर के घर वापस जाना है, या आप नुशुज़ का जो अल्फाज है, आप डिसोबीडियंट हैं, तो आपको ज़बरदस्ती कहीं रखा जा सकता है। तो मैंने लिटरली कोशिश की और मैंने इस्लाम को पढ़ा, क्योंकि मैं डिफेंड करना चाह रही थी कि जो इन आदमियों ने ये कानून डाला मेरे ऊपर और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और ज़बरदस्ती रखने की कोशिश कर रहे थे, इनका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ है नहीं। मेरा अल्लाह कभी ये अलाउ नहीं करेगा, मेरे अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है। तो मैं जहाँ से मैंने शुरू की इन्वेस्टिगेट करना, वहाँ मैं डिफेंड करना चाह रही थी कि अगर मुझे एक्चुअली कोई गोरा मिले स्ट्रीट पे और वो कहे कि हाँ, जो आपके साथ हुआ था वो बिल्कुल इस्लाम की वजह से हुआ है, तो मैं एटलीस्ट कह सकती थी कि नहीं, ये मेरा मज़हब नहीं कहता। मेरा मज़हब एक प्योर, एक इक्वल, एक प्रोग्रेसिव मज़हब है जो औरतों को इज़्ज़त देता है। लेकिन जब मैंने एक्चुअली पढ़ा जाके, और जब मैं डिफेंड करना चाह रही थी, जो मैं पढ़ रही थी, मैं डिफेंड नहीं कर पा रही थी। मेरे साफ-साफ वो चीज़ें, लाइक आई मीन साफ-साफ मुझे कह रहा है कि हाँ, आप कम हो, आपका इल्म कम है, आपका दीन कम है, आपका ईमान कम है, आपकी टेस्टिमनी आधी है, आपको आपकी इनहेरिटेंस आधी है, तो मैं कैसे डिफेंड करूँ कि मैं बराबर हूँ किसी आदमी के, किसी मर्द के। अगर आप डिसोबीडियंस फेयर करते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी किसी तरीके से आपका आपकी बात नहीं मानेगी या कुछ, आप बिस्तर अलग करो, फिर आप उसको मारो। ये कुरान मुझे कह रहा है। तो मैं इससे कैसे डिफेंड कर सकती हूँ? तब मुझे पता चला कि हाँ, ऑफ कोर्स कुरान के मुताबिक तो आसानी से ये लोग मुझे ये कह सकते हैं, ये सही है, ये एक्चुअली सही है, मैं गलत हूँ। तो ये कभी नहीं था कि एक्चुअली मेरे दिल से मेरा ईमान कम था उस वक़्त, ये बात बिल्कुल नहीं है। जी। जशन जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। वी शुड से दैट वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इस्लामोफोबिक एज इस्लाम इज काफिरोफोबिक. Also, what's the take of UK government on rising extremism there? So the question is for you, Nuriyah ji. Mhm. What's the take of UK government on rising extremism there? Yeah, I mean, I think they're very aware कि obviously extremism is a big problem यहाँ पे। हमारे पास काफ़ी मुसलमान इस्लामिक हाई प्रोफाइल प्रीचर्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं और जहाँ जो प्रीच करते हैं, और काफ़ी जो रेडिकलाइज्ड होके प्रिजन से भी बाहर आए हैं। लेकिन आई मीन जहाँ तक मुझे लगता है, अभी सेंसिटिविटीज़ इतनी इस जगह पे आ गई हैं कि गवर्नमेंट आजकल बहुत व्हाट्स द वर्ड, दे वेरी, वो मतलब दे डोंट फील लाइक वो जो सच है वो कैसे, दे कांट कॉल अ स्पेड। जैसे मैं आज एक ट्वीट देख रही थी कि नेदरलैंड्स के पार्लियामेंट में जो कहा गया इस्लाम के बारे में, तो वो साफ-साफ कह रहे हैं कि इस्लाम है एक वायलेंट आइडियोलॉजी, और आई मीन ये जो उनके फार राइट मूवमेंट है, लेकिन वो फिर भी इस्लाम को कह रहे हैं साफ-साफ कि इट्स अ वायलेंट आइडियोलॉजी। यूके में ऐसे कभी नहीं होने वाला। हम बहुत इस्लामोफोबिया जो अल्फाज है, हम इससे बहुत डरते हैं यहाँ पे, और इस वजह से एक्सट्रीमिज़म और ये जो लोग हैं, जैसे जो लंदन ब्रिज का जो बॉमर था, वो जेल से बाहर निकल के अथॉरिटीज़ को कहने लगा कि हाँ, मैं रिहेबिलिटेट हो गया हूँ, मैं अब एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट नहीं रखता। और इस ये बहाना दे के किसी फंक्शन अटेंड करने के लिए एज़ पार्ट ऑफ हिज़ रिहेबिलिटेशन, प्रिज़न से बाहर आके ही ब्लो अप पीपल ऑन लंदन ब्रिज। लेकिन अगेन यूके की गवर्नमेंट ऐसे कभी कुछ नहीं कहेगी। एंड जो जहाँ तक मुझे लगता है, ये जो वाक़यात होते हैं, जो ये लोग प्रिज़न से बाहर आते हैं, कहते हैं कि हम बदल गए हैं और हम रिहेबिलिटेट हो गए हैं और अब हमारी ज़िंदगी का मकसद जिहाद नहीं है। इन पे यूके गवर्नमेंट को इतनी आसानी से यकीन नहीं करना चाहिए। ये लोग, उनको साफ-साफ पता है कि सिस्टम कैसे प्ले करना है, कैसे। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि इस्लाम में आप तकिया भी जायज़ है, आप तकिया कर सकते हैं। तो ये लोग, इनको कोई मुश्किलात नहीं होगी अगर वो तकिया भी कर रहे हैं ये यूके अथॉरिटीज़ से। Um, so I just don't think we're going far enough in tackling extremism, because the word Islamophobia is being used as a tool here to just shut it down. I hope that answers his question.
या राइट। अजीज मोरानी जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट, एंड हिज मैसेज इज टू तुषार करण एंड ऑल, एंड वेलकम तुषार जी। खुशी हुई आप भी स्ट्रीम को देख रहे हैं। दोस्तों एक मैसेज हमारे काफिर बनो भी दे रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, वी आर क्लोज टू 12K सब्सक्राइबर। सो जितने व्यूअर्स अभी तक हमारे इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट यू नो वी आल्सो क्रॉस द 12K मार्क। थैंक्स अ लॉट काफिर बनो जी। लास्ट क्वेश्चन मैंने नूरिया जी से पूछ लिया है, तो अब अगर आप लोगों को नूरिया जी के लिए कोई सवाल है तो आप सुपर चैट या नॉर्मल चैट के थ्रू आप सवाल कर सकते हैं उनसे। और जब तक मैं एक बार चैनल का अपडेट देख लूं, नूरिया जी आपके चैनल पे जी। 3.11K सब्सक्राइबर एज ऑफ नाउ। Oh wow, thank you everyone. Thank you. जी। अगर नूरिया जी के लिए कोई सवाल है, आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज जी विकास वशिष्ठ जी बिल्कुल आप सवाल करिए, कमेंट में मेंशन कर दीजिए। चुलबुल, व्हाट वी शुड डू, आई मीन शुड वी टेक कॉल्स और व्हाट इज दैट? जी आप कॉल आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज नूरिया खान जी अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो हम अपनी कॉलर्स को इनवाइट कर सकते हैं, वो आपसे लाइव कॉल पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इफ दैट्स ओके विद यू। इफ यू आर ओके विद थोड़ा सा दैट टाइम है मेरे पास जी। जी, okay. So, guys, I'll share the link with you. So, please ensure the question is related. यानी आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जो सवाल करने वाले हैं वो आज के स्ट्रीम के टॉपिक के हिसाब से हो। कोई भी सवाल आप आउट ऑफ द टॉपिक ना करें, एंड प्लीज 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 बी यू नो वेरी रिस्पेक्टफुल टू आवर गेस्ट। और एक चीज मैं आप लोगों से कह दूं कि डोंट आस्क हर व्हाट शी थिंक्स अबाउट दिस रिलीजन और दैट रिलीजन। सो प्लीज नो ज्ञान एंड नो प्रमोशन एंड यू नो नो क्रिटिसिज्म अबाउट एनी अदर रिलीजन। इस्लाम को लेके अगर आपका कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकती है। फेयर इनफ चुलबुल जी, व्हाट आई सेड? जी बिल्कुल। एक्चुअली मैंने एक यूजर का पिछले अभी क्वेश्चन देखा था विच इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। उनका सवाल था नूरिया खान जी के लिए कि आपका अब रिलीजियस ओरिएंटेशन क्या है, आपने इस्लाम तो छोड़ दिया है, क्या आप अभी एथीस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं या कुछ और हैं? At the moment, I've obviously just I've left religion behind. So I go where jahan pe mujhe evidence or science milte hai. That's what I follow. I don't veer towards any religion. I will say que see agnosticism and atheism are different, and because atheism is a belief in it's agnosticism is more about like do I 100% know there is a God? No. Do I 100%? I mean, I think that there's no God, and there's not enough evidence for me to believe that there's a God. Therefore, I would say I'm an atheist, but I will always say I don't know. I will until then go where the science and the evidence and where my logic and my rationale tells me to go. I will only follow that. So मैं ऐसी कोई चीज़ पे कभी believe नहीं करने वाली जिसकी कोई सबूत नहीं है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, जिसके पीछे लॉजिक और रैशनल नहीं है। लेकिन दैट बीइंग सेड, जो छोटी चीज़ें हैं जैसे like part of my life that I've always done, जैसे I love mindfulness and I practice yoga, I meditate, I like to exercise my mind. ये चीज़ें मैं करती हूँ, लेकिन मैं इसका मतलब नहीं है कि मैं किसी रिलीजन से जुड़ी हुई हूँ। ठीक है। एंडी जी को हम क्योंकि वो पहले जुड़े थे तो मैं उनको कहूंगा कि अनम्यूट कर ले, एंड यू नो द क्वेश्चन यू हैव फॉर नूरिया जी।
Andy sir. Oh, hello everyone. Namaste. Namaste, Andy ji. Nuriyah, very interesting to hear your story. As you're aware, the Islamic society in the United Kingdom is very well entrenched, and it's very well established, especially in England. Now, would you say, or would you relate to your own experience, how easy or difficult it is, or it was rather, to leave Islam, given that how well rooted the Islamic society is in UK, because that's their identity, right? That's their identity when they're living in a country which is predominantly white, and it's predominantly well, you wouldn't say Judeo-Christian now, but you would, there are multiple faiths in the UK, but you get what I'm trying to say. Mm-hmm. And related to that question, generally, what do you think? Is it too difficult, or is it women pay a higher price to leave Islam in general than what you would say compared to men? Mm-hmm. Yeah, no, thank you for your question. It's actually a very, very important. Well, there's two questions in there, but they're both very important. So, पहली बात, what you're saying, yes, in the UK, Islam, khas taur pe, because we're in a Western country, if you are Muslim or you are whatever, different diaspora, lekin main Muslimanon ki baat karungi. If you are a Muslim within a community where you live with people who are also Muslim, यहाँ पे बहुत मुश्किल है to leave Islam, क्योंकि it's almost like you live in a pocket, which could be a pocket in anywhere in South Asia. लेकिन the only difference is, आपको आसपास pubs मिलेंगे and गोरे देखेंगे, but जो actually mentality है जो घर में है, और जो ये लोग जो mentality को cling on करते हैं, that's very Islamic, it's very conservative, और वो उनको लगता है कि आप भी वही mentality और वही culture और वही सारी बातों को लेके चलोगे आगे, even though you're living in the West. They think that no matter what, you will still be as Muslim and as Pakistani as you should be. And key situations में even more, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम उनकी तरह नहीं हैं, और हम judo Christian values follow नहीं करते, हमारा अलग सा मजहब है, and हम ज़्यादा conservative हैं, और हम ये वो. So it's very hard. Like I said, when I left as well, मैं अपने घर में थी, and I was like, मैं किसको कहूँ, मैं किससे बात करूँ, because there's nobody who would relate या even maybe be okay with जो मैं कहने वाली हूँ, जो मैं feel कर रही हूँ. तो it wasn't honestly the power of the internet. जब मैं YouTube पे गई, जब मैं Twitter पे गई, तब मुझे पता चला कि actually लोग हैं मेरे जैसे. And ये अजीब है, क्योंकि मैं UK में रहती हूँ, जहाँ पे the speakers corner वगैरह यहाँ पे है. You would think कि ठीक है, लोग इस्लाम के बारे में भी बात करेंगे इस्लाम के खिलाफ, लेकिन actually if you live in England in an area which is largely Muslim या immigrant population, आप वही चीज experience करेंगे तकरीबन जो कई लोग साउथ एशिया में एक्सपीरियंस करेंगे, और ख़ास तौर पे जो आप बात कर रहे हैं इस्लाम के बारे में. मैं सिर्फ बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो अम्मी अब्बू हैं वो काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कानून यहाँ पे मेरा मतलब मेरी तरफ देगा. it doesn't protect them, वरना मैं कभी नहीं बात करती, like if I was in South Asia. And इसलिए that's why it's very important जो ex-Muslim औरतें हैं वहाँ पे, अगर आप बात नहीं कर सकते तो at least आप एक दूसरे को support कर सकें, जैसा I was saying, क्योंकि it is very hard. And then the second question जो आपने पूछा कि do women pay a higher price for leaving Islam? जी बिल्कुल, I think we definitely do, and that's only because Islam and culture जो हमारा है, it obviously जो इज्जत आती है and honor की जो बातें आती हैं, वो सिर्फ और ज़्यादातर ये औरत की जिम्मेदारी है. We hold the honor of the family. तो जैसे आपको पता है इस्लाम में इस्लाम दीन छोड़ना is death, and क्या कहते हैं, apostasy is kind of, it's like akin to the word irtida in Arabic, जिसका मतलब है treason or sedition.
अगर एक औरत it like she's stepping outside and saying कि मैं ये सब reject करती हूँ जो आपका कुरान है, आपके हदीथ है, आपके हुजूर ने जो किया था, एंड व्हाई। अगर आपका जवाब ये है कि हम औरतों को दबाया गया है या ये बच्चों से शादियां ये वो, आपको you're absolutely shunned पूरी सोसाइटी में, definitely more than men, just honor related and stuff. तो I think औरतों का बाहर आना is a lot more मुश्किल, and इसलिए कई औरतें हैं जिनके डाउट्स आते जाते हैं जिंदगी भर, लेकिन वो उनको दबा के रखते हैं एंड इवेंचुअली जस्ट खुश रहते हैं कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उनका ईमान थोड़ा हिल जाता है, क्योंकि वो जो कदम उठाना, शादी का इनकार करना, ये तलाक पे बात उठाना, लौंडियों पे बात उठाना, ये एक और यूजुअली लोग कहते हैं कि एक औरत को इन बातों के बारे में बात भी नहीं करना चाहिए। दिस इज रिलीजन हैज फॉर अ लॉन्ग टाइम बीन अ मैन्स डोमेन। खासतौर इस्लाम में आपको कभी कोई औरत, जैसे मेरी कुरान टीचर थी एक औरत, लेकिन उसके ऊपर जो लेवल है कभी आपको औरतें नहीं दिखेंगी, इट्स ऑल मैन। सो आई थिंक डेफिनेटली जो बर्डन है इस्लाम छोड़ने का, इट्स हार्ड ऑन वुमेन, लेकिन अगेन फैमिली पे डिपेंड करता है, उस औरत पे भी डिपेंड करता है। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। यूके के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, बिकॉज क्योंकि जो आपकी परवरिश हो रही है स्पेशली इस्लामी समाज में, इस्लामी सोसाइटी में, वो एक क्योंकि वो जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो शायद 40-50 साल पहले आए, शायद वो वही टाइम वॉक में हैं, वही वैल्यूज को होल्ड कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो करंट जनरेशन है या इससे प्रीवियस जनरेशन है, दे काइंड ऑफ दे हैव बीन एंट्रेंच्ड इन दैट सोसाइटी। उसमें मसला ये हो जाता है कि ऑस्ट्रेसाइजेशन का मसला बहुत होता है, क्योंकि एक तो क्योंकि आप उस सोसाइटी में आप पले बड़े हैं, आपने बाकी आगे सपोर्ट नेटवर्क नहीं बनाया, और उस समाज से भी अगर आप ऑस्ट्रेसाइज हो जाते हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली इफ यू आर अ वुमन, to find support outside the Islamic community. And then there is this added issue of honor killings and things like that, which women face, which has been very well documented for, you name it, but especially in Southeast Asia, Pakistan, India, Bangladesh, जो honor killings का मसला है, ये एक डबल वामी है महिलाओं के लिए यूके में, कि भाई वो उन्हें ये भी फेस करना पड़ रहा है। तो ये जो अगर सपोर्ट, अगर आप इस पे किसी जो स्पेशली जो महिलाएं जो इस तरीके के ट्रैप में फंसी हैं, कि जहां वो उनके लिए क्या आप एडवाइस देंगे कि जो वो कहाँ सपोर्ट लें, कहाँ से लें सपोर्ट? वेल, अगर वो यूके में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यहाँ पे इट्स अ लॉट ईजियर। मैं साउथ एशिया की बात नहीं कर सकती क्योंकि आई एम श्योर, आई मीन वहाँ पे भी वुमेन शेल्टर्स वगैरह हैं, लेकिन जैसे आपने कहा है, इफ अ वुमन डिसाइड्स टू लीव इस्लाम here, even here for example, उसका अंजाम मौत हो सकता है। That's what you're dealing with, कि अगर if my dad or my brother या कुछ भी, अगर वो ज़्यादा नाराज़ हो, they can actually kill me. But again, जैसे in countries like the UK, यहाँ पे we have Council of Ex-Muslims Britain, जो is an actual fully fledged organization यहाँ पे, वो लोगों की बहुत support करते हैं, mentally, emotionally, even financially वो रास्ते निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे shelters हैं, हमारे पास hotlines हैं जो आप call कर सकते हैं। It takes a single Google search to find out your local area का जो women's shelter है और support systems है for whatever you're facing, whether it's domestic abuse, whether it's financial abuse, whether it's threats or harassment, कुछ भी. I would always encourage women to do this. लेकिन if you have to do it from somewhere you're safe. Yeah, make contact with these people, लेकिन do it in a way जहाँ you only tell your full story and your full situation जब आप उस घर से बाहर हैं। ये घर के अंदर मतलब do not be making yourself vulnerable ताकि something could happen to you before you ever get to the situation where you can leave. The first and most important thing is that you can get yourself out into a safe situation, into a safe space.
But yeah, just if there is anybody who's in the UK who's going through anything, please feel free to email me at holyhumanist@gmail.com and मैं आपको मतलब सारे वो जो आपके आसपास जो भी shelters हैं, जो भी organizations हैं, जो भी NGOs हैं, जो भी council services हैं, वो आपको भेज दूंगी. So never ever stay in a situation जहाँ आपकी जान या कुछ भी खतरे में है. चलिए एंडी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत बहुत शुक्रिया एंडी जी. अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है नूरिया जी, एंड आई थिंक इसका आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग इसी वजह से इस्लाम को भी नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि ये डर उनके जहनों को खाए रहता है. सवाल ये है, आकिब हुसैन जी, मैं समझता हूँ कि ये मोमिन है, इनका कहना है आपी यानी सिस्टर, आपको तो पता ही होगा, आपको आखिरत का, हशर का डर नहीं लगता? आपने दोजख में जलने के डर को कैसे काउंटर किया? Okay, so डर नहीं लगता पहली बात, क्योंकि मैं मानती भी नहीं हूँ कि दोजख है या आखिरत है. So that's a very easy way for me to not be scared, क्योंकि I just don't believe कि मरने के बाद जहन्नम और जन्नत exist करते हैं, पहली बात. क्योंकि again, there's no evidence for that. कोई मर के वापस नहीं आया and said कि ये होता है. और जहाँ तक मैंने कुरान में descriptions पढ़े हैं hell के बारे में, और फिर पहली बात मुझे वो ये दोनों चीज़ें कि खुदा सबसे merciful है and you know सबसे forgiving है, और फिर इतना ख़राब और इतना torturous जहन्नम में भी बनाया. I just don't think those two things are compatible with each other. So yeah, दूसरी बात, जब मैंने बाकी cultures और religions के बारे में उनकी जो आखिरत है उनके बारे में पढ़ा है, तो आप you'll sense a pattern कि जो भी आप society को देख रहे हैं, जो भी उनके सबसे बड़े खौफ हैं, वो फीचर्स जो है ना उनके जहन्नुम में आते हैं एज एलिमेंट्स. जैसे इस्लाम मतलब सऊदी अरेबिया या डेजर्ट में मतलब उसकी शुरुआत हुई, तो ये लोग what do they hate, what do they fear the most, उनकी सोच क्या है when they think कि जिंदगी भर की टॉर्चर क्या होगी, वो है गर्मी, आग, ये चीज़ें. अगर आप नॉर्स गॉड्स के जहन्नुम देखेंगे, it's just ice and you know like you're just wandering through ice. अगर आप किसी और मज़हब के देखेंगे तो वो फॉरेस्ट में कहीं घूमे. अगर आप किसी और के so every culture has their own version of hell. तो जब मैंने इस्लाम को उस नज़रिए से देखा कि ठीक है इनका जहन्नुम क्या है, तो I just realized कि ये भी बहुत एक geocentric version है जहन्नुम का and आखिरत का, and I don't really believe it. ये उसी टाइम का एक प्रोडक्ट था है, एंड मैं मानती नहीं हूँ कि खुदा एक ही सांस में सबसे मर्सिफुल हो सकते हैं और उसी सांस में किसी को जिंदा जला रहे हैं और बार बार जला रहे हैं कि you know it didn't make sense to me. तो yeah, इसलिए मेरा खौफ भी हट गया. और yeah, I just मुझे ये भी नहीं समझ आ रही थी कि सिवाय मुसलमान के जो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, वो you know वो क्रिश्चियंस हैं, जूस हैं, हिंदू हैं, and I love them so much, तो ये क्यों जले सारे इस अल्लाह के जहन्नुम में, ये सब जलेंगे सिवाय मुसलमान के. और फिर ऐसे भी कि इस्लाम में कहता है कि क्रिश्चियंस और जूस को स्वैप करेंगे to get more Muslims in heaven. So आप literally इंसान की जान और जिस्म के साथ खेल रहे हैं, just whether they believe in Allah or not. ये जो मेरे इतने सारे अच्छे दोस्त हैं, ये सब मरेंगे और जलेंगे आग में. जब मैं इन बातों के बारे में सोच रही थी, खौफ खुद ब खुद मेरा हट गया जहन्नुम से, क्योंकि मैं खुद चाह रही थी कि इस किस्म का जन्नत मुझे नहीं चाहिए. जहन्नुम में एक्चुअली ये सारे जो चिल लोग हैं, ये सब जहन्नुम में हैं. Gents, a very quick note. Sahil, we may have time only for 2-3 more questions. That's all. ठीक, no issues. सिराज कमाल जी ने €5 it's euro right? चुलबुल pound. Okay, £5 का contribution किया. Thanks a lot. Nuriyah Khan, Sahil bhai, you are doing great work.
Remember, Nuriyah, I had met you when we met Haris in London a few weeks back. I support you all. आपके लिए एक मैसेज है नूरिया Oh, जी. yes. Thank you, Siraj. I do remember. Yeah. Thanks a lot, Yeah, Siraj thank ji. you. सो गाइज, अभी जी मैंने आपको अनम्यूट किया है. बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर. क्विकली आप अपना सवाल रखिए शॉर्ट, सो दैट यू नो आसानी से वो जवाब दे दे शॉर्ट में, क्योंकि और भी कॉलर्स को लेना है. मेरा सवाल कोई कंपलसरी नहीं है देना या नहीं देना आंसर, पर मेरा ये कहना था कि एक्चुअली ओरिजिनली रूट्स जो थे आपकी, वो पहले आप इंडियन थी, बहुत पहले, ठीक है, भारत जब डिवाइड होने के पहले इंडियन थी, और आपके सनातन और हिंदुइज्म से कनेक्शन था, पर बाद में इस्लाम के इन्फ्लुएंस से आप चेंज हो गई, ठीक है. तो आपने वापस कभी हिंदुइज्म में आने का सोचा क्या? क्योंकि मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ. मैं यूट्यूब पे टाइप कर रहा हूँ रेफरेंस. दिस लेडी इज कॉल्ड, her name is Drishti May. Okay, she is a British Pakistani. Okay, and she has narrated her story how she came back to her roots. So just I एबीजी, wanted, क्या क्वेश्चन था आपका? सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए मेरा यही क्वेश्चन था कि रूट्स, कमिंग बैक टू द रूट्स के बारे में आपने सोचा क्या? तो मैंने उनको एक यूट्यूब वीडियो अभी प्राइवेट चैट में डाला हुआ है, शायद से मिला कि नहीं पता नहीं उनको. इट्स जी. या मैंने उस औरत का, फीमेल का नाम यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टाइप कर देता हूँ. She is Drishti May. She is a British Pakistani Muslim, and she came back to her roots. So I would like Nuriyah Khan to just maybe, if she has time, I don't know, it's not compulsory. वैसे भी रिलीजन से ज्यादा कंपल्शन नहीं है किसी को, पर मैं हिंदुइज्म ज्यादा फेवर करता हूँ, क्योंकि वो एक ही रिलीजन है जो फेमिनिटी को भी डिवाइन समझता है, और बहुत सारे उसके अलग रीजंस है. हाँ ठीक है, बोलो सही. अभी जी, मैंने पहले ही कहा था कि यू नो, लेट्स नॉट प्रमोट any religion to her as of now. Sorry. Then I had no questions then. Okay. हाँ, फिर भी चूंकि आपने कर लिया है, मैं बहुत ही शॉर्ट में नूरिया जी को कहूंगा उसका आंसर देना. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कमिंग टू कॉल, प्लीज कीप योर क्वेश्चन specific to Islam. We don't want anyone to come and preach Hinduism or Christianity. नहीं, एक मिनट, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया अभी जी, लेकिन मैं एक मैसेज लोगों को देना चाहता हूं कि लेट्स नॉट डू इट हियर, बट सिंस यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड, मैं उनसे वो जवाब ले लूंगा. आपका सवाल हो गया है तो फिर आप लीव कर दीजिए, उनका जवाब भी ले लेते हैं, फिर मैं और 2-3 कॉलर को मौका दे देता हूं. देन उनको जाना भी होगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है. Abhi ji, okay? I'll just remain by the time she answers, because if I want to say something back to reply to her, then I can say right now. No, that is, Abhi ji, that is really not required. Okay, आपने सवाल. Thank you. Okay, I'll leave. Bye. Okay. So quickly, Nuriyah ji, if you want to answer, you can answer. If you want to skip, it's totally okay. जो अभी जी ने सवाल किया है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बिकॉज वी डू नॉट प्रमोट और क्रिटिसाइज एनी अदर रिलीजन ऑन दिस चैनल. ओके, तो इफ यू वांट टू आंसर हिम, यू कैन आंसर इन शॉर्ट. Yeah, I mean, I think it's just worth me saying it as a actual somebody who's trying to fight for women's rights, and as a feminist, मुझे लगता है कि हर organized मज़हब में it's just not at the forefront of protecting or safeguarding women. I think every single religion puts women down, and it's been used as a tool politically, historically, औरतों को oppress करना. So until somebody can change my mind about a religion not oppressing women, तब तक मैं जहाँ भी science है और evidence है, मैं उसी को मतलब credence दूंगी. Great. आशीष सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है. अपना क्वेश्चन शॉर्ट में आप रखिए, और उसके बाद आप स्ट्रीम लीव कर सकते हैं. Hello, Miss Nuriyah and Sahil ji. Hello, can you hear me? जी, hello sir. Yes, we can hear you. Hi, साहिल जी और नूरिया जी, आप दोनों लोग मेरी बात का जवाब दे सकते हैं. मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, इंडिया में और यूके में
जो लोग अभी एक्स मुस्लिम बन रहे हैं उसमें से कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, और नॉर्मली वो किस एज के, आर दे 40+ और आर दे जस्ट 25 और नियर अराउंड? I think for UK, Nuriyah can answer, and Sahil can give some idea about India. जी नूरिया जी, यू वांट टू नो कितना परसेंट फीमेल और मेल में, वो कंपैरिजन आप पूछ रहे हैं? आशीष जी एक बार रिपीट कर सकते हैं आप? जी, आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग. ठीक है, यस नूरिया जी, आप बताइए यूके का क्या कंडीशन है? आई मीन इफ यू हैव एनी नंबर्स. I Yes, Nuriyah ji, you continue. Okay, ठीक है. So honestly, I haven't checked the numbers, so I won't be able to give you any numbers, unfortunately. वो मुझे अलग से देखना पड़ेगा what the numbers are. Probably जो Council of Ex-Muslims Britain है, अगर उनकी वेबसाइट पे आप जाएं तो शायद stats होंगे उधर. लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जिन लोगों से मैं मिल चुकी हूँ in terms of जो हमारे support groups वगैरह हैं यहाँ पे, I can tell you कि 90% मर्द हैं सारे. औरतें बहुत कम है. So definitely, and I'm not sure if that's because even if they've left Islam, वो actually सामने नहीं आती, या ये join नहीं करते हैं, मतलब public में ये जो group gatherings वगैरह होती हैं for जो भी whatever reason, safety या family या जो भी. लेकिन definitely यहाँ पे जहाँ तक मुझे दिख रहा है ज़्यादा मर्द हैं. But sorry, numbers नहीं है मेरे पास. जी जी, एंड सेम गोज विद इंडिया ऑल्सो. यहाँ पे तो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए. So we do not have the numbers as of now, but yes, we know that there are many people. बहुत से लोग हैं जो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं. हमको मैसेजेस भी आते हैं मैसेंजर पर, ईमेल्स पर कि हमने भी इस्लाम छोड़ दिया है, बट एग्जैक्ट नंबर हम नहीं दे सकते. और बहुत से लोग दिल में उनके आ चुका है कि इस्लाम सही नहीं है, पर बहुत सारी वजूहात होती है, रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते. तो ऐसे भी कई सारे लोग हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला होता है व्हेन यू एक्सप्रेस कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, आपकी दोस्ती छूट जाएगी. आपके जो मुस्लिम दोस्त है दे विल स्टार्ट बॉयकॉटिंग यू. आपकी फैमिली आपको बॉयकॉट करेगी. अगर आप मैरिड है तो सबसे पहला इफेक्ट आपका ये होगा कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड अगर रिलीजियस है थोड़े बहुत भी, तो वो आपकी शादी टूट जाएगी उससे, आपके बताने से. तो बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से लोग जो है वो खुल के एज ऑफ नाउ नहीं आ रहे हैं. लेकिन अगर हम इसी तरीके से मेहनत अगर हम करते रहें और लोग भी हमसे जुड़ते रहें और आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा हमारी बात को सभी तक पहुंचाने का, तो डेफिनेटली एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग जो है वो इस्लाम को सिर्फ एज अ रिलीजन कंसिडर करेंगे, लेकिन जो उसमें कट्टरताएं हैं वो उनमें से निकल जाएगी. सो आशीष सिंह जी, आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा. यू कैन लीव दिस स्ट्रीम नाउ. मेरा एक पार्ट रह गया मेरे क्वेश्चन का. आर दे 40+ और दे आर जस्ट ऑफ द यंग एज पीपल? जस्ट लास्ट आंसर इफ यू कैन रिप्लाई. ठीक है. यूके का यू हैव एनी आइडिया नूरिया जी? 40+. यूके का जहाँ तक मैंने देखा है मिक्स्ड रेंज. आई वुड से 20 से लेके इवन 50s तक, 50-60 तक. Mostly the men that I've seen are it's a range of ages, to be honest. And जैसे आपने कहा था actually साहिल, जो औरतें हैं जो they're on the verge of leaving Islam, लेकिन for some reason अभी fully पूरी तरह छोड़ नहीं पाए, उनके messages आते हैं मुझे. लेकिन जैसे मैंने कहा था ना, वो actually बाहर आ नहीं सकते या इन चीज़ों में शामिल नहीं हो सकते, तो उनके ज़्यादा मतलब private stories कहानियाँ रहती हैं. whereas ये जो आदमी हैं, ये जैसे across the board 20s to 40s, लेकिन UK में ये ज़्यादा presence रखते हैं in terms of the people leaving Islam. जी. एंड इंडिया में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आई थिंक रेंज इज फ्रॉम 20 to
35-40, जिसमें ज़्यादा लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, बिकॉज मैं समझता हूँ कि जो ये वाली एज होती है टीनेज वाली, 18, 17, 19, 20, 21, 22, इसमें जो इंसान का जो जहन होता है वो काफ़ी एक चीज़ की तरफ जाता है। अगर ये एज में ही उनको इस तरीके की हकीकत अगर पता चल जाती है तो इट बिकम्स ईजी फॉर देम टू कम आउट ऑफ दिस रिलीजन। तो टीनेज में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका देखने को मिल रहा है, बट एग्जैक्ट नंबर यस आई कैन नॉट से दैट। ठीक है आशीष जी। बट एक चीज और मैं समझना चाह रहा था कि एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि शायद जो एक बार कुरान को पूरी तरह से पढ़ लेता है शायद वो ही बिकम डिटैच फ्रॉम द इस्लाम, बिकॉज उसको कुछ चीजें इसके आंसर नहीं मिलते। बट ये यंग एज के लोग जिन्होंने शायद अभी कुरान को पूरी तरह स्टडी नहीं किया होगा वो लोग भी शायद इस्लाम छोड़ रहे हैं, जैसा आप लोगों ने बताया कि 20+ एज के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। सो व्हाट मे बी द रीजन जो अभी यंग है जिन्होंने इस्लाम को उतनी अच्छी तरह से एंटर भी नहीं किया है वो लोग भी छोड़ रहे हैं? व्हाट मे बी द रीजन? नहीं, इसकी वजह यह है ना कि आपकी सराउंडिंग कैसी है, आप मिक्स कल्चर में आपका उठना बैठना है, यानी यू हैव सराउंडिंग ऑफ यू वर्क समवेयर कंपनी में, तो आपके वहाँ हिंदू दोस्त भी है, क्रिश्चियन भी है, एथियस्ट भी है, तो वो एक असर भी आता है। उसके बाद व्हेन यू आर डीप इनटू दिस काइंड ऑफ मिक्स कल्चर, और उसके बाद आपको इस्लाम में पता चलता है कि नहीं, यू कैन नॉट मेक फ्रेंड, और आप यानी ज्यादा उनके साथ घुल मिल नहीं सकते हो, और यू कैन नॉट से हाय, आई मीन यू कैन नॉट विश देम, आप उनके त्योहार में आप उनको विश नहीं करते हो, तो ये सब का बहुत इफेक्ट पड़ता है माइंड पर। तो वो बहुत बड़ी वजह हो जाती है यानी इस एज में कि यार ये कैसा रिलीजन है जो इतनी कट्टरता सिखा रहा है। इट बिकम्स इजी फॉर देम। Sure. Okay, sir. Thank you. Very well answered. Thank you, Sahil. Thank you, Nuriyah. Yeah. Thank you very Thank much. you. सिराज कमाल जी, 5 pound का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। वंस अगेन आपके लिए मैसेज है नूरिया जी, नूरिया खान, थैंक्स फॉर दैट। प्लीज गो लाइव ऑन योर चैनल समटाइम्स एंड एनकरेज अदर ब्रिटिश पाकिस्तानी गर्ल्स टू टॉक टू यू हु आर लिविंग अ डबल लाइफ। Yeah, no, thank you so much, Siraj. I definitely will. Yeah, mera irada. I will eventually have live streams अपने channel पे, and obviously मैं हमेशा preference दूंगी to women to come forward and to talk to me. So yeah, क्योंकि my whole channel is very women centric anyway, obviously. जब भी मैं कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी ऑब्वियसली उसके अंदर भी एक एलिमेंट होगा जिसमें मैं सिर्फ ज़्यादा औरतों से बात कर रही हूँ डायरेक्टली। तो इन द सेम वे मेरे लाइव स्ट्रीम्स पे भी जो भी अगर औरतें हैं दे कैन फॉर श्योर कम एंड वी कैन डिस्कस everything from the double life to living a double life to Islam to जो भी। लेकिन हाँ जी, my preference will always be for women. ठीक है। मोमिन भाई एथियस्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका सवाल करिए एंड कीप इट शॉर्ट, क्योंकि नूरिया जी को हमें अब अलविदा भी कहना होगा। तो वी हैव ओनली 2 more कॉलर्स, सागर एंड यूनिवर्सल ब्यूटी। उसके बाद वील क्लोज द स्ट्रीम फॉर टुडे। मोमिन भाई एथियस्ट, इफ यू आर हियरिंग अस। Meanwhile, Aziz Morani sir ने $5 का contribution किया है, thanks a lot. Do you think Ali Dawa और Coca-Cola will ever make it to UK? Ali Dawa was already in the UK. यही रहता है। And to be honest, Ali Dawa की जो आवाज है मुझे बहुत irritating लगती है. To be honest, the way he speaks, I don't know, how you think about him, Nuriya ji. नहीं, I just मैं सुनती भी नहीं हूँ उसकी बातें, just मुझे चिढ़ती हैं। नहीं, मैं जब मोमिन था तभी मैं बहुत मोहम्मद हिजाब और अली दावा इस तरीके से जो और भी जो मोस्टली जो स्पीकर कॉर्नर्स में आते हैं मैंने देखा है, उसमें सबसे इरिटेटिंग जो है अली दावा की आवाज ही लगती है मुझे। अदरवाइज मोहम्मद हिजाब फिर भी यू कैन स्टिल हियर हिम, बट अली दावा इज वेरी इरिटेटिंग। Yeah. A lot of people say that.
मोमिन भाई एथियस्ट, अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज आपका सवाल शॉर्ट में आप रखिए। जी साहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। नहीं आपकी आवाज नहीं आ सबसे रही पहले है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बताइए। हाँ मैं आ रही है अभी, आप सवाल रखिए। हेलो। ओके सो मीनवाइल जब तक मोमिन भाई की आवाज ठीक नहीं हो जाती है, सागर जी आवाज आ रही है? थैंक्स। पहले इनको कर लेने दीजिए सवाल इनकी। ठीक है मोमिन भाई आप बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी लाइव स्ट्रीम में आने का मौका दिया। और बिल्कुल सर। नूरिया जी को देखकर जी आज बहुत खुशी हो रही है कि नूरिया जी जो है आज हमारे साथ हैं। और इनको देखकर बहुत हिम्मत बढ़ गई है, क्योंकि काफी अरसे से हम ये सोच रहे थे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एथियस्ट होने के बाद हम अकेले हैं। मोमिन भाई आपकी आवाज फिर चली गई है। अल्लाह का अजाब आपके ऊपर आ रहा है कनेक्शन। चलिए तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है नूरिया जी को देखकर अपनी लाइव स्ट्रीम में, कि मैं जब से यानी 20 साल हो गए मुझको एथियस्ट बनने में, और मेरे साथ मेरे जानने वाले भी मेरे साथ मौजूद हैं। भाई। क्वेश्चन पूछो, उनको जाना है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस्लाम जो है दो चीजों पर मुश्तमिल करता है, एक तो खौफ पर और दूसरा लालच पर। इसके हवाले से नूरिया जी क्या कहती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपके साथ फॉर श्योर। ग्रीड एंड फेयर, ख़ास तौर पे जो खौफ है, आई थिंक खौफ जो इस्लाम में इतना खौफ आपके अंदर डाला जाता है, या तो जहन्नुम की वजह से, या तो जस्ट फॉर इतना इंट्रूसिव ये एक दीन है कि आपका हर दिन आपकी जो डेली रूटीन है उसके अंदर घुसता है, आपकी सोच के अंदर घुसता है। इट्स सच अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ यू के अगर आपके दिमाग में एक सोच भी आए कि जो इस्लाम के खिलाफ है या कुछ भी, you feel like a terrible person, you feel like पता नहीं क्या हो गया। बट ये इसी तरह से इस्लाम thrives, like you said, fear, greed, इन चीज़ों से ये एक बहुत बड़ी vicious cycle है। एंड ये दोनों चीज़ें अगर आप indoctrination के साथ जोड़ दो, it's absolutely such a nightmare for people to try and unravel, या वो सारी चीज़ें जो वो सीख चुके हैं या उनको बता दिया गया है since they were a child, ये सब हटाना, मिटाना, भुलाना, अनलर्न करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो खौफ जो है वो एंड तक रहता है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि ये दुनिया से मज़ाहिब को, यानी कि दुनिया में जितने भी मज़हब हैं, इनको ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा? ये तो नहीं पता, लेकिन sadly I don't think कि हमारी ज़िंदगी में कुछ इतना चेंज होने वाला है। I hope कि आगे जाके इंसानियत बदल जाती है and people realize कि ये सारे fairy tales, ये सब कुछ जो है ये just for humanity's progression and equality and a better standard of living सब के लिए, और poverty को मिटाना। I think religion हमेशा ताकतमंद रहेगा, क्योंकि उससे आप A औरतों को कंट्रोल कर सकते हैं और B आप लोग को कंट्रोल कर सकते हैं ये खौफ वगैरह से। जब फॉर एग्जांपल औरतें मज़हब को छोड़ देंगी पीछे, और जब औरतें अपने जिस्म को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बने, उनको पता है कि इसके अलावा भी मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्ज़ी है, मेरे चॉइसेस हैं, ये दोनों चीज़ें अगर औरतें खड़ी हुई इन दोनों चीज़ें के लिए, तो फिर रिलीजन का जो होल्ड है रिलीजियस सोसाइटी पे वो ज़्यादा तेज़ी से मतलब हट जाएगा। बट women need to come out a lot more, लेकिन I don't think in our lifetime हम इतना कुछ देखेंगे। ठीक है। अच्छा, मोमिन भाई नहीं, 2 सवाल ऑलरेडी आपने कर लिया है मोमिन भाई, तो लेट्स गिव चांस टू अदर्स आल्सो बिकॉज़ शी हैज टू गो नाउ। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी एक्स मुस्लिम है तो आप मुझे ईमेल करिए, वी कैन कनेक्ट एंड इफ पॉसिबल हम एक स्ट्रीम साथ में कर सकते हैं। या श्योर। ठीक है सर जी, थैंक यू, बाय। थैंक्स अ लॉट। Thank you.
बिफोर सागर जी अपना सवाल रखें, मैं एक मिनट दीजिएगा सागर जी। हमारे आशुतोष गार्ग जी ने एक सवाल आपके लिए किया है नूरिया जी। व्हाई देयर वर लार्ज नंबर ऑफ यूथ ऑफ यूके who joined ISIS in past, even Christians youth were too involved. I mean, any idea on this, or if you can To answer be this honest, question? मुझे एक्चुअली जो क्रिश्चियन यूथ थे उनके बारे में नहीं पता इतना, वो आई नीड टू गो एंड सी अगर दैट्स द केस एंड वो क्यों हुआ है। लेकिन जो बाकी के जो मुसलमान लोग हैं जो बेसिकली मेरी तरह सेकंड या थर्ड जनरेशन के हैं, यूके में मतलब बोर्न एंड ब्रेड हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने एजुकेशन पाई है, they I think जैसे शायद मैं होती अगर मैं यहाँ रहती और मैं दुनिया नहीं देख पाती, उनका एक बहुत बड़ा मसला है एक आइडेंटिटी क्राइसिस का। क्योंकि आप जैसे फ़र्ज़ करें मैं एक पाकिस्तानी मुसलमान थी, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान इंग्लैंड में रह के कंज़र्वेटिव ज़्यादातर फैमिली के साथ, मॉडरेट कंज़र्वेटिव फैमिली, लेकिन वही माहौल, और आप हमेशा आप स्कूल जाते हैं, आप वेस्टर्न लोग को देखते हैं, आप उनकी आइडियोलॉजीज़, उनके बिलीफ सिस्टम्स को देखते हैं, फिर आप घर जाके मस्जिद जाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, आप अपने कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, एंड देन जब आप सड़कों पे उनसे मिलने जाते हैं या आप दोस्त बनाते हैं वगैरह, आप अपने ग्रुप फॉर्म करते हैं, एंड दोज आर लाइक वो जो एक्सप्रेशन है ना, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो वही हिसाब है यहाँ पे। अगर आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान के साथ ज़्यादा रहेंगे क्योंकि वो लोग आपको समझते हैं ज़्यादा, वो लोग आप अपने घर लेके आ सकते हैं, अपने माँ बाप से मिला सकते हैं, बिल्कुल वही सोच है। So I think a lot of these people have an identity crisis, और जब ये एक्सट्रीम लेवल पे जाता है एंड आपको लगता है कि आप काफ़ी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे अपने आप को, जैसे मैं हिजाब पहनती थी जब मैं 9 साल की थी, ये लोग ये ज़्यादा एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं, या तो कोई घर पे कमी रह गई है, या स्कूल में, या कोई भी मसला हो सकता है, बुलिंग से लेके फेल्ड रिलेशनशिप से लेके अब्यूसिव पेरेंट्स से लेके कुछ भी, लेकिन कुछ है जो वो एक पॉइंट को पकड़ के फिर वेस्ट के खिलाफ सारा एम्यूनिशन डालते हैं, दे थिंक कि अब मुझे जाके कुछ इतना बड़ा एक्सट्रीम करना चाहिए, एंड ये सिर्फ सब एक आइडेंटिटी क्राइसिस के थ्रू शुरू होता है। लेकिन जो एक्सट्रीम्स लोग जिस एक्सट्रीम पे कोई इंसान जाता है, वो इट्स ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वॉइड है उनकी ज़िंदगी में, जो वो इस्लाम या ऐसे कोई मिशन इतना बड़ा जैसे जिहाद लड़ना या खलीफत रेज़रेक्ट करना, इनके लिए ये ज़िंदगी का मकसद बन जाता है, एंड इट फिल्स द वॉइड दैट दे हैव in some other aspect of their life. जी, एक अपडेट नूरिया जी हमारे चुलबुल ने डाला है। नूरिया जी की जर्नी 2.5K से लेकर 3.14K सब्सक्राइबर तक। Oh wow. Thank you guys and girls. संतोष पटीदार जी ने 200 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है। थैंक्स अ लॉट संतोष जी फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। अच्छा सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है पहली बात तो आपका, एंड आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा। नो आई हैव नो प्रॉब्लम। साहिल भाई थैंक यू मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। एंड नूरिया खान जी, एज यू सेड कि लॉजिक से ही बात करनी चाहिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, हमें लॉजिक के अलग नहीं जाना चाहिए। सो आई वांट टू आस्क आपकी, मैंने ये वीडियो देखी थी इस्लाम वर्सेस ह्यूमन राइट आर्टिकल 1, यू से कुरान 4:3 then just marry those please you, other women 3 or 4. you said कि इस्लाम इजाजत देता है 1 2 3 4 औरतों से शादी करने, which unjust है। लेकिन जब मैंने इसके बाद थोड़ा स्टडी किया तो आपको कंडीशंस पता है कि दूसरी औरत से शादी करने की क्या कंडीशंस हैं? Well, I mean, or thinking you just need consent, right, from the other women. Can you repeat that? जो आपको कंसेंट चाहिए होगी ना पहली बीवी से, इसकी बात कर रहे हैं। permission. हाँ, permission, Okay. इजाजत, हाँ। So if permission is asked, how is that bad? I'm talking about logic. I'm not talking about right or wrong here. You think just because you get permission, do you think permission is as simple as that, or do you think there's ways to manipulate or no? We can just ask. I want to, because the permission is not asked, the marriage is not valid. Islam says that. I'm not defending here Islam. I'm just talking about the rules. So I just want to ask you, do you think that every single Muslim man who gets a second or third wife goes through that exact procedure? Yes, of course it should go, because that's the rule. And if he does not follow that, that's not valid. Simple as that. And you're saying that religion here brings poverty. You said religion here brings poverty. Then why Kuwait currency is one of the biggest currency, one of the most richest currency in the world?
If religion, its official religion is Islam. Because of oil? No, you're talking about the religions bring poverty, religions bring warfare. What's the point of your religion? I don't know what you're and saying, you're talking sorry. about if you're talking about targeting a religion one, then in Mahabharata, one woman married five men. Is that right? I mean, I didn't say that I agree that that's right. Either way, No, I that's don't right. know about the Mahabharata, to be honest. Because Sagarji. at that time, we cannot compare with today's standards. You are comparing them with today's standards. In today's day, no one wants to marry 2-3 wives. Everyone wants to live. Sorry, I'm not today's following thinking. you. You've just jumped from like polygamy to Qatar to the Mahabharata. I'm talking. Really not following you. I'm talking about simple as that. I'm talking about that time marrying 2-3 women is simply normal. But today is a case because today living is different. Okay, so then And the we have Quran to is not change it. eternal, right? That No, means Quran is saying that if you want to marry, then you have to ask her. Without that, your marriage is not valid. Sagarji, I think I'm hearing this first time. Can you give the reference of that ayat from Quran that if No, you have, can just you can check that. You can check that on the internet. If you want a reference, Sagarji, see, you are claiming something, right? Yes. You are claiming something, so you have to produce the proof. मुझे कोई ऐसी आयत नहीं मालूम है कि कुरान ये कहता है कि अगर आप दूसरी शादी करते हो तो you need to take permission first, otherwise your marriage is invalid. I'm hearing this first time. No. If that's the thing, then the same answer is given by Nuriyah Khanji. You can ask her where she has read that. No, I was giving you the answer that apologists tell us why it's allowed, right? I said in my video that it's unjust as it is. You said on what's the condition that makes it happen, and I said to get permission from the other women is what, and that's, if I didn't say it then, I want to clarify that that's what the Muslims will tell you why it's okay and why it's allowed. I also then said it doesn't happen practically that way. Muslim men do not always get permission, so that's not carried out. But again, what Sahil ji is saying, if you are to give us a reference of exactly where it says get permission, please. We would like to see the reference. Sagar ji, आपके पास अगर reference है तो दे दीजिए. Just give me 2 seconds. Just give me 2 minutes. Yeah. Because yes, you can take down a question. I have no problem with that. Yeah. So we have Prashant Bagade ji, 100 rupees ka contribution. Thanks a lot. Follow Sadhguru if you're interested in spirituality, yoga, and meditation. It's a message for you, Nuriyah ji, in case if you're interested. Yeah, cool. No, thank you. I have checked him out before, so but yeah, thank you so much. Sahil ji, if I may, I think we might be running out of time here. And as far as Sagar's question is concerned, Sagar ji, आप अपने reference ढूंढ लीजिए. आप हमें I'm reminding that. आप हमें offline भी वो references भेज सकते हैं और हम वो साहिल भाई को email और ID. नूरिया खान जी को भेज देंगे. Can you give me the email ID? That's very good. Very good. For not wasting, you should not waste Nuriyah Khan's time here. That's very good. Yeah. मेरा email ID screen पे ही है, and in case if you want to send it to Nuriyah ji, Nuriyah ji, आप email ID बता दीजिए. Gigi, it's feminist@gmail.com. Yeah, feel free to send it to me. Is it in your description of the YouTube channel? Yeah, sure. You can find it there. That's fine. That's fine. Then I will send them both there. That's very better. Thanks a lot, Sagar ji, for coming. Thank you. So we have the last caller for Nuriyah ji. Welcome Universal Beauty जी, स्वागत है आपका. Yes, thank you. जी, so आप आखिरी कॉलर है, so keep the question precise and short. मैं नूरिया खान को बहुत इनोसेंट मानता हूँ जी, क्योंकि उनका जो वे ऑफ टॉक है, उनका जो अंदाज है, यानी कि उनको सोसाइटी की वजह से ये लगा कि जो ना इस्लाम गलत है, ये जो ना औरत को डिग्रेड करता है और जो ना डिस्क्रिमिनेट करता है, उस पर जुल्म करता है, उसको कोई किसी किस्म की आज़ादी नहीं देता. तो मैं जो ना ऐसा मानता हूँ. लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले कुरान का जो वर्स है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता बता. तो अब सीधा रास्ता अल्लाह ताला खुद आज़ादी दिया है इंसान को कि तुम सीधा रास्ता यानी कि जो सोशल ऑर्डर के खिलाफ ना हो, वो सीधा रास्ता तुम अपनाओ. तो इसमें फुल आज़ादी है. ये मौलवियों ने उसको जो ना गलत कर दिया है
या सोसाइटी को मैंने बिल्कुल यानी कि औरत पर जुल्म कर दिया है? यूनिवर्सल तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ जी, मैं सवाल करना चाहता हूँ जी, नूरिया जो है, जो नूरिया खान है, जो नाम है, मैं उसका एक्सप्लेन थोड़ा ये करना चाह रहा हूँ। खान जो ना अभी भी जो ना चंगेज खान को लोग मंगोल को जो ना खान मुस्लिम समझते हैं। चंगेज खान का जो भी जुल्म है वो मुस्लिम का जुल्म समझते हैं। और नूरिया का मतलब खुद जो ना हिदायत है, हिकमत है और विजडम है, यानी कि अल्लाह जो ना नूरुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन का नूर है। मतलब आसमान और ज़मीन को जिस विजडम पर खुदा ने क्रिएट किया है, दैट द विजडम इज नूर। नूरिया का मतलब जो ना द होल विजडम, विजडमफुल वुमेन। तो अब विजडमफुल वुमेन होकर यानी कि इतनी आज़ादी जो इस्लाम दिया है, तो वो मुझे सवाल करना है कि कहाँ तुमको जो ना इस्लाम कुरान से तुमको खैद महसूस हुई, औरत पे जुल्म महसूस हुआ? कौन सी बात है जिस पर के जो लगा के जो ना इस्लाम गलत है? इट्स मोर लाइक कौन सी बात नहीं है, लेकिन ओके फर्ज करें औरतें की, अगर औरत की बात हम छोड़ें साइड पे, दैट्स फाइन, ठीक है। वो आई हैव सो मेनी वीडियोस एंड स्टफ वेयर आई एक्सप्लेन के व्हाट इस्लाम डज टू वुमेन, जिससे मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कोई एक रीजन बताइए, कोई एक रीजन। प्रॉफिट मोहम्मद ने लोगों की जान ली, ठीक है, जंगें, एंड ही किल्ड पीपल। एक औरत हिस्ट्री में मत जाइए, कुरान की कौन सी बात? ये दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी एज वेल, क्योंकि एक कुरान की कौन सी बात? प्रॉफिट, एक सॉरी एक सेकंड, अगर आप किसी को कत्ल कर सकते हैं इन दैट वे, अगर आप उसके बाद आप लौंडियां ले सकते हैं, ये मेरे लिए ये कोई कुदरती, कोई डिवाइन रिलीजन नहीं है। ये है पॉलिटिकल एक्सपेंशनिस्ट, इंपीरियलिस्ट, अरब सुप्रीमेसी। ये वॉरलॉर्ड था एक। इन माय हेड पहले मुझे लगा कि द प्रॉफिट मोहम्मद इज द एग्जांपल फॉर मैनकाइंड। इतना नेक बंदा, एक बंदा कैसे नेक हो सकता है जब इस तरह की हरकतें कर रहा है? ये औरतों का भी मसला नहीं है, जस्ट द प्रॉफिट हिमसेल्फ, जिसको हमसे प्यार होना चाहिए, जो हमें मानना चाहिए इस आदमी की हर जो उसने किया, उन्होंने वो सुन्नत है आज की, हमें वी शुड बी एक्टिंग लाइक हिम। लेकिन लुक एट हिज एक्शंस। क्या आपको लगता है कि कोई कुदरती, कोई मर्सीफुल मैसेज अपना आखिरी पैगंबर से इस तरह की हरकतें करवाएंगे? हमारे यूनिवर्सल क्या नाम था, ब्यूटी, हाँ यूनिवर्सल ब्यूटी जी। देखिए, अगर आपको इस्लाम के ऊपर डिस्कशन करना है तो हमारे चैनल पे हम ट्यूसडे, मोस्टली ट्यूसडे और फ्राइडे को वी कम अप विथ स्पेसिफिक टॉपिक। ओके, अगर आपको लगता है कि इस्लाम सच्चा है और उसकी बातें सच्ची है और हम अपनी सभी बात को कुरान और हदीस के हवाले से हमारा एतराज़ आपके सामने रखते हैं, आज का जो सेशन है वो डिस्कशन वाला सेशन नहीं है। तो ऑलरेडी नूरिया जी ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। अगर फर्दर आपको इस टॉपिक पर अगर बात करनी है तो जब हम ओपन लाइव स्ट्रीम रखते हैं और उसमें हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं हमारे मोमिन कॉलर्स को, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम जी। तो अच्छा, एक आखिरी बात मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सवाल औरत कर को, दीजिए। जी ओके, एक आखिरी सवाल कर दीजिए। नबी प्रॉफिट ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किस बीवी को मारा था? आयशा को। आयशा को मारा था। जी जी बिल्कुल मारा है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर, और उसमें आयशा को तकलीफ भी हुई थी। खुद आयशा फरमाती है कि मोहम्मद साहब ने इस तरीके से उनके सीने पे थाप मारा था कि उनको तकलीफ हुई थी, और उसकी वजह भी मैंने बताई है जो मुझे लगी थी कि क्यों मारा होगा, क्योंकि मोहम्मद साहब डर गए थे, क्योंकि आयशा उनको रात में फॉलो कर रही थी, अंधेरा होता था वो वक्त, और मोहम्मद साहब डर जो है वो, यानी पूरा डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया है कि क्यों हाथ उठाया था। खुसूर पे मारना अलग है, हादिसाती तौर पे लग जाना अलग है। मार सकते हो, मतलब खुसूर पे मारा क्या? आप पहले ये मानते हो कि मोहम्मद साहब ने हाथ उठाया है, उसके बाद फिर आगे की बात होगी। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि
कोई कसूर होगा जिस पर मारे होंगे, तो कसूर क्या था? मैं आपसे पहले ये बोल रहा हूं कि पहली बात तो आपको ये मानना पड़ेगा कि क्या मोहम्मद साहब ने हाथ उठाया था या नहीं उठाया था। मेरी एक नॉलेज मिनट में नहीं है कि नबी मैं- नबी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैं ना किसी कसूर पर औरत पर हाथ उठाया हो। एक मिनट, मैं आपसे ये कह रहा हूँ यूनिवर्सल ब्यूटी जी, देखिए अगर आपको ये सेम टॉपिक पे अगर डिस्कशन करना है तो आप ओपन लाइव स्ट्रीम में आ जाइए। ये सेम टॉपिक, ये सेम हदीस, इस पे मैंने एक 6 या 7 घंटे की मैंने स्ट्रीम चलाई है जहां तक मुझे याद है। सेम हदीस पे मैं आपके साथ डिस्कशन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आज वो मौका नहीं है। नूरिया जी को ऑलरेडी डिले हो रहा है, आप जाके चेक कर लीजिए। अच्छा, नूरिया खान जो ना, जो खान जो लफ्ज है वो मुस्लिम नेम नहीं है, फॉर सेक ऑफ, ठीक है, आपने यूनिवर्सल ब्यूटी जी आपने उनसे 3-4 सवाल कर लिए हैं। वो मंगोल है, वो एक्चुअली खान सर मंगोल। ठीक है, Khan is actually a generic title for leader Mongolians, or chief. Genghis Khan, Hilako Khan, yeah, it's a general title. आप पढ़ें जाके, you can literally Wikipedia, you can see it. लोग समझते हैं आमिर खान और शाहरुख खान मुस्लिम समझते हैं, लेकिन वो लोग एथियस्ट हैं। वो लोग अल्लाह पर, खुदा पर। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि यानी जो मुसलमान है वो यानी अक्सर मुसलमान शाहरुख खान, आमिर खान, इनको मुसलमान समझते ही नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चलिए यूनिवर्सल ब्यूटी जी ने थैंक यू वेरी मच, यू हैव गिवन मी टाइम टू डिस्कस लिटिल बिट। ठीक है, नहीं आप है ना डिटेल में मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जब वैसे मैं नूरिया खान का चैनल सब्सक्राइब कर लिया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, ठीक है यूनिवर्सल ब्यूटी जी। अच्छा, कोराम भाई ने भी एक आप लीव कर सकते हैं यूनिवर्सल ब्यूटी जी। ओके जी, कोराम भाई ने भी एक कमेंट किया था, तो मैंने कोराम भाई के लिए लिंक शेयर किया था। कोराम भाई, अगर आप जुड़ना चाहते हैं कुछ मिनट के लिए तो आई विल बी ग्लैड, आई विल बी ऑनर्ड। अगर आप सुन रहे हैं तो मैंने लिंक शेयर किया है। एक बार लिंक शेयर कर देता हूं, अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकती हैं। अभी नीत चौधरी जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। नूरिया जी, कीप सीकिंग, नेवर फॉलो, रिमेंबर फीमेल इज ए शक्ति एंड शक्ति इज दिस नेचर, द क्रिएटर हर्सेल्फ। एक मैसेज आपके लिए है नूरिया जी। थैंक यू। या आई विल डेफिनेटली। हेलो, काय साहिल भाई? कौन? हाँ, कोराम भाई, आदाब। ऐसे अरे भाई, ये जो कॉलर आए थे ये एक बार हमारे आजाद ग्राउंड पर भी आए, तो इनका बहुत बड़ा जोक हुआ था। पता है आपको क्या जोक हुआ इनका? क्या था? आवाज पहचान लिया? तो पहले तो ये जो है डाउन थे 2 पेग में। हाँ, अच्छा। Actually lodged, if I may say, ma'am, where you are, Miss Khan, that this gentleman once entered our stream and he was completely sure he was enjoying the best thing that you get in heaven, in the Muslim heaven. So he was lodged with a couple of I don't know, maybe it was the country liquor. He was in a different world altogether, enjoying, relishing the country liquor. और फिर इनको जो है सचवाला जी ने एक कुरान की आयत पढ़ा और इस पर इसने बंदे ने तारीफ करना शुरू कर दिया। इतनी तारीफ करा वो आयत की कि हुआ ये कि वो एक्चुअली आयत कुरान की थी नहीं, वो खुद सचवाला जी ने ड्राफ्ट किया। वो आयत जो है सचवाला जी ने लिखा, बिकॉज़ सचवाला जी एक्चुअली नोज क्लासिकल अरबिक, ही इज वेल वर्स्ड एंड ही इज क्वाइट एरुडाइट in classical Arabic. So he only wrote this ayat. He wrote the ayat in such a way that it sounds like a Quranic ayat. So this guy actually he totally misunderstood and he was thinking that this ayat is from Surah Rahman. And it was like he made a buffoon of himself. So he's actually a buffoon. तो ये तो साहिल भाई का, तो साहिल भाई आप जो है हर दिन क्या है, आप क्या खाते हैं असल में सुबह में कि आपको इतना पेशेंस कहाँ से आता? क्योंकि ऐसे बफून से आई कैन नॉट इवन टॉलरेट देम फॉर अ सिंगल मिनट। मी टू, प्लीज टेल अस कि आप क्या खाते हैं, बिकॉज़ आई नीड सम ऑफ दैट। हाँ, क्योंकि इतना पेशेंस हमारे अंदर नहीं आ सकता, तो ही हैज ट्रक लोड ऑफ पेशेंस। तो डेली शायद मुझे ऐसा दिखता है कि आप जो है सबर के नाम की क्या है कि तस्बीह करते होंगे आप।
नहीं, अभी वो जो चक्की का मैं आटा खाता हूँ, वो असल में जी उसका बिजनेस भी स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। आई मीन इधर हाँ वो आराम से बिजनेस होगा उसका। हाँ बिल्कुल होगा। यूके को भी इतना बड़ा प्लीज इंपोर्ट करने यहाँ पे। प्लीज स्टार्ट इम्पोर्टिंग। Yes. या नीरज उसमें सिंह कौन जी सी ने जड़ी बूटी है, ये जी कौन जी सी जड़ी बूटी डालते हैं वो भी जरा बताइए मुझे, कौन सी जड़ी बूटी। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग आते हैं। आई मीन इट्स लाइक माय आईक्यू लेवल विल डिप्लीट नाउ, इट विल गो डाउन बाप सो रे बाप। ड्रास्टिकली, देयर विल बी अ स्टीप डिक्रीज इन माय, आई मीन सीरियस डिप्रिसिएशन इन माय आईक्यू लेवल इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग टू दीस इडियट्स। और ये सच में डाउन था, आज जरा सोबर था, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग, आई वाज वंडरिंग कि ये हाँ बंदे से मैं चुनाव कहीं यूनिवर्सल ब्यूटी आया था हमारे पास और हाँ आके ये डाउन था, आज थोड़ा सोबर नहीं, साउंड कर रहा था ये। बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं, अभी वो और डिस्कशन लंबा हो जाता, वो तो मैंने रोक लिया उनको, नहीं तो भाई नूरिया जी को आप जानने जो का मौका है नहीं आप मिलता। उपन्यास तक लेके जाते हैं साहब, आप अगर शुरू करें तो आपका सोप ओपरा कभी खत्म ही नहीं होता। तो पुराना जो है बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक आता था, देखिए स्टार प्लस पर हिंदुस्तान में, हम भी जब नौजवान जी थे 90s के जमाने में बोल्ड एंड ब्यूटीफुल स्टार प्लस पे आता, तो आपके भी सोप ओपरास खत्म ही नहीं होते। तो चलते रहते हैं आपके तो मोमिन के साथ तो सोप ओपरास, बिल्कुल बिल्कुल। नेवर एंडिंग स्टोरी। जी अच्छा, नीरज सिंह जी, कोराम भाई, नीरज सिंह जी ने एक मैसेज भेजा है, ग्रेट टू सी कोराम एंड गालिब भाई। अच्छा और गालिब भाई आदाब। जी आदाब आदाब। मेहरबान हो के बुला लो मुझे, चाहो जिस वक्त, मैं भला वक्त नहीं हूँ जो फिर लौट के आ ना सकूं। मिर्जा अरे गालिब का सर ही शेर है भाई। मैं सिर्फ नाम वाला हूँ, काम वाला नहीं हूँ। नहीं, आपकी आवाज भी बहुत डिसेप्शन है भाई, आप जो दिखते हैं, जो आपकी आवाज है उसमें भी बहुत फर्क है। लोगों की शक्ल पे अभी नहीं जाना, आपकी आवाज पे नहीं जाना। अभी कोराम जी आपने बोला था ना वो कि ना सचवाला जी ने आयत पढ़ी तो वो खुश हो रहा था। हाँ अगर सचवाला जी अरबी में गाली बकते ना तो भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह ही निकलता। भाई आप बहुत ही शराफत से बात बोले हैं। अगर सचवाला जी इनके भी घर वालों को अगर गालियां बकते थे अरबी में आयत के हाँ जरिए, तो ये वो भी नहीं जानता था, वो भी उसमें भी वाह वाह करता था। नहीं बिल्कुल। गालिब भाई, वो जोक सुनाओ ना। गालिब भाई, वो जो अच्छा आपने डिस्कॉर्ड कॉल पे जो जोक सुनाया था, इसका पठान का जोक। वो दरअसल ऐसा हुआ, एक अरेबियन बंदा आया एयरपोर्ट पे, कहीं से आया होगा तो हाँ वो चला गया वॉशरूम में और उसका कॉल आ गई तो बातचीत करने लग गया। और बाहर एक पठान साहब खड़े हुए थे, तो जैसे ही वो बेचारा बाहर आता है पठान साहब ने पकड़ के उसे कूट दिया। सवाल पूछो पहले। अब हाँ, पूरी पब्लिक हैरान कि आखिर इसने मारा क्यों भाई, ना जान ना पहचान, अभी ऐसा भी नहीं कि साथ में लोग आए थे, कोई मसला नहीं, मारा क्यों इसने। तो पता करने पे वजह पता चली कि ये हरामखोर क्या नाम है, टॉयलेट में कुरान की तिलावत कर रहा था। अब अरबी बंदा तो अरबी में ही बात करेगा ना भाई। वही तो होता है ना भाई, इनको पता ही नहीं है। हाँ, वो तो अरबी में ही बात करेगा। इसने सोचा कुरान की तिलावत कर रहा है, इसने पकड़ के उसे कूट दिया। बेहुरमती हो रही है। बेहुरमती हो रही है, वो बेचारा अरबी भी बेचारा परेशान हो गया, मुझे मार क्यों रहा है भाई, अपनी मादरी जबान में बात करो, तेरी गाय को जल रही। ऐसे ऐसे लोग होते हैं हमारे पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बोल रहा हूँ ना भाई, इधर का एक अजीबो गरीब इस्लाम है। साहिल भाई आपका क्या एक्सपीरियंस इस मामले में? यहाँ का जो एक अजीबो गरीब जो इस्लाम है कि अरबी में चाहे कुछ भी हो चुम लेते वही। देखिए सही सही, नहीं वो तो उनको पता ही नहीं है ना, असल में जो अक्सरियत है उनको अरबी समझ में ही नहीं आती है। बल्कि जो नमाज भी हम पढ़ते थे तो हमको थोड़ी ना पता होता था कि क्या पढ़ रहे हैं, उसका क्या मतलब है। यानी अरबी खाली सुन लिया तो हमको लगता है कि ये कुरान का हिस्सा है। हाँ वही है असल तो में। ये, और फिर हाँ यही मसला है। ये आपके पास एक सवाल उठा था अभी, ये कोई एक जो अपनी फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेके सेकंड मैरिज कर सकते, कुछ ऐसा सवाल उठा था क्या आपके हाँ पास? हाँ, मैंने वो नहीं, यहाँ रेफरेंस के पूछा शरिया लॉ में उनसे। नहीं है, नहीं रेफरेंस कहीं भी नहीं है इसका। यहाँ पे हनफी फिक्स तो चलता ना, यहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ अमेंडमेंट हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बोलते हैं लॉफुली आपको जो है परमिशन लेना पड़ता है, पर इंडिया में आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है परमिशन लेने की, बिना परमिशन लिए आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अच्छा, कोराम इसमें जी, एक चीज ऐड कर दूं कोराम भाई, फिर मैं गालिब भाई को मौका देता हूँ। कोराम भाई, क्योंकि असल में वो जो मैंने कई एडवोकेट से बात किया है, मुस्लिम एडवोकेट सोफिया एक है हमारे घर के पास रहते हैं यहाँ पे, तो मुस्लिम एडवोकेट से कई उनसे मैंने बात किया है
तो इंडिया में सिविल लॉ तो शरिया ही चलता है हिंदुस्तान में, जो क्रिमिनल लॉ तो वही लॉ ऑफ द लैंड चलता है, आईपीसी चलता है। सिविल मैटर्स में जो है, अगर समझो कोई दूसरी शादी करना चाहता है, एज पर मौलानाओं के हिसाब से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड मैरिज आप सीधे सीधे कर सकते हैं। गौराम भाई, उसमें एक क्या चीज है मालूम है क्या? अगर वाइल मतलब शादी के टाइम पे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में आप अगर लिखाते हो, अगर लड़की लिखाती है कि इन केस इफ यू आर गोइंग फॉर सेकंड मैरिज यू हैव टू टेक परमिशन, तब वो फिर कबूल के बाद उससे ज्यादा क्या मालूम रहता लड़की कॉन्ट्रैक्ट में कौन लिखा था पहले बैठ के, और वो भी बराबर से नहीं है कोई चीज। अब आप तो ऐसी बात बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कोई लिखा था क्या बैठ के? कोई बच्ची जाके मेरी वाइफ इतनी पढ़ी लिखी हो के उन्हें नहीं वही करी कभी, बाद में वो तो अलग बात है, एथिस्ट बन गई उन्हें, वो तो एथिस्ट ही थी वो पहले से, तो उतना इशू नहीं हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट में कौन देखता भाई बैठ के? तो पहले तो वो काजी साहब आते, उनका नाड़ा तो आधा तो लटका हुआ रहता, वो क्या अरबी में बोलते उर्दू में बोलते, वो तो समझ में, देहातों में गए तो और एक सर दर्द। हाँ, और इवन पाकिस्तान में ये कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट से नहीं है, मतलब ये क्लॉज भी नहीं है। एग्जैक्टली। नो सर, अच्छा कुछ बोल रहे थे, गालिब भाई कुछ बोल रहे थे। हाँ, वो जो पाकिस्तान के जो वो आलिम है मुफ्ती तारिक मसूद, वो तो सीधा बोलता है कि अगर तुम्हारे बीवी बच्चे अगर राजी ना हो तुम्हारी अगली शादी के लिए तो भाड़ में जाए ऐसे बीवी। एक्चुअली करेक्ट बोल रहा, नहीं करेक्ट इन द सेंस कि भाई वो सच बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। इस्लाम में ऐसा कोई परमिशन लेना ही नहीं है भाई, सीधा शादी कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज, आप कॉमन सेंस की बात बताइए, क्या जंग के मैदान में सारे लोग निकाह करा देते थे? आप स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी का तो बहुत ही कॉमन था इस्लाम में। अब कौन जाके परमिशन लेंगे क्या? और एक जमाने में मुस्लिम ट्रेडर्स जो मलाबार आके जो काली मिर्ची लेके जाके पूरा अफ्रीका तक जो बेचते थे, तो मुझे बताइए जो कहाँ की वो कहीं अपनी बीवी को रखा होगा, पहली बीवी, उसकी क्या परमिशन लेने भागेगा क्या वहां तक? क्योंकि टेम्पररी मैरिजेस उस जमाने में होते थे। अगर आपको रेफरेंसेस चाहिए तो इब्न बतूता की आप बायोग्राफी पढ़िए, आपको मिल जाएंगे इसके रेफरेंसेस। अब वो क्या बीवी को ढूंढने के लिए, अपनी पहली बीवी ढूंढने के लिए वहां परमिशन लेके फिर आके फिर दूसरी शादी करेंगे फिर, और बीवी जैसा दूसरी बीवी उसका पहली बीवी परमिशन दे देगी? ऐसी बातें हमने हाल के सालों में भी सुनी है कि मतलब लोग, कोई आके इंडिया में अपना व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, 4 महीना 6 महीना साल भर रहा, तब तक शादी की, फिर जाते जाते तलाक देके चला गया। ऐसे तो हमने इंडिया और कई मुल्कों में सुना है। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। तलाक दे देते हैं, चले जाते हैं वहां पे किसी और बांग्लादेशी से शादी कर लेते हैं मिडिल ईस्ट वगैरह में। ये तो बहुत कॉमन चीज है एक्चुअली। तो ये सब तो बहुत कॉमन। तो ये तो रेफरेंस कहाँ से निकाल के लाएंगे भाई, और रेफरेंस मिलेगा भी कहाँ से इनको? कोराम भाई, सब धुरंधर लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो हमारे इमाम साहब भी ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, आदाब साहब, इमाम साहब की आवाज तो बहुत। आदाब कोराम जी, आदाब साहिल भाई। साहिल भाई, शुक्रिया साहब, आप जो है मेरे अच्छे इंटरव्यूज दे रहे हैं। आप पूनम जी को, बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ आपका, सेकंड पार्ट। मैं सुना कि तीसरा पार्ट भी है आपकी, पूरी बड़ी एक अच्छी उपन्यास है आपकी। हाँ, तो बोलिए करने के लिए, तो उसमें आऊंगा। अच्छा, हाँ, तो कोराम जी, एक मिनट, एवी जी, मेरे ख्याल से हमको नूरिया जी को अलविदा कहना पड़ेगा। तो इन केस अगर नूरिया जी को रुकना है तो द चॉइस इज हर्स, और अगर आपको लीव करना है नूरिया जी तो आप लीव कर सकती है। हम लोग थोड़ी देर डिस्कशन। सॉरी, इट्स जस्ट बिकॉज़ आई हैव टू बी समवेयर, वरना मैं जरूर रुकती। जी। तो नूरिया जी, बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया आपका कि आपने हमारी दावत को कबूल किया, और बहुत ही कीमती वक्त आपने हमारे इस चैनल को और हमारे दर्शकों को आपने दिया। जाने से पहले बस मैं सिर्फ आपको एक बार आपके चैनल का अपडेट देता चलूं, उसके बाद सो द अपडेट इज 3.17 के सब्सक्राइबर आपके हो चुके हैं एज ऑफ नाउ जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद भी जब लोग देखेंगे तो आपका जो सब्सक्राइबर का काउंट है वो 5000 प्लस हो जाए, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी दर्शकों को जो ऑफलाइन ये स्ट्रीम देखने वाले हैं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में नूरिया जी का चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उनके चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब करिए। और एक रिक्वेस्ट बस नूरिया जी से ये है कि आप उर्दू और हिंदी में भी कंटेंट रखिए, ताकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो व्यूअर्स है
उनका आपको काफी व्यूअरशिप मिल जाएगी। जी बिल्कुल। और जब फौरन मेरा जो उर्दू चैनल है जब वो लाइव हो जाएगा मैं आपको बता दूंगी एज वेल, तो आप प्लीज सबको बता देना आपके जो फॉलोअर्स हैं। और बाकी हम लोग जो है देखिए, मैं तो ज्यादातर आपके चैनल पर इंग्लिश में बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब उर्दू में बात करता हूं तो लोग गलत समझते हैं। इतनी अदब से मैं उर्दू नहीं आता, इतनी अदब से उर्दू बात करने नहीं आता मुझे। और उर्दू जो मेरे उर्दू के उस्ताद थे उनके बहुत जूते खाए मैं, तो मैं अंग्रेजी प्रिफर करूंगा मैं। ठीक है मैं भी उर्दू इज अ बिट हार्ड फॉर मी, लेकिन नहीं डेफिनेटली जो औरतों को जो टारगेट करने हैं साउथ एशियन खास तौर पे जो just to help them understand उनकी जुबान में I will definitely make some videos. And बाकी thank you so much for having me on your channel आज, and I think आज बहुत productive conversation हुई हमारी, so thank you again, और आपके सारे subscribers को for following my channel. Yeah, बस thank you for everyone. जी नूरिया जी, इसी तरीके से आप जुड़ते रहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप डिस्कॉर्ड यूज करती हैं तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ हमारे जो डिस्कॉर्ड पे जो सर्वर है, आप उससे भी जुड़े रहिए ताकि कॉन्वर्सेशन इजी हो। मतलब ईमेल में जैसे कि हमारे साथ हुआ था कि 2 दिन तक देयर वाज नो रिप्लाई, और हम तो एकदम डर गए थे कि क्या होने वाला है। हमने स्ट्रीम सेट कर दिया है, अब पता नहीं आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। तो लेट्स जॉइन ऑन डिस्कॉर्ड आल्सो सो दैट द conversation, the communication become easier for us. जरूर, I'll definitely do that. I look forward to it, Peer. जी चलिए अलविदा लेते हैं नूरिया जी से। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया नूरिया जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। रखिएगा। Take care everybody. Bye Sahil. Bye everybody. Bye. Thank you. बाय। Yeah.